Hi everyone, hope you are doing good. Today we are going to see a very important chapter of Indian culture which is Indian architecture. UPSC prelims में और mains में इस part से बहुत सारे question पूछे गए हैं. So we have to do this part very carefully and this lecture is presented to you by me Priyadarshana Jain. इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ने के तरीके हम इसे एज वाइज डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि इंडस वैली से स्टार्ट करते हैं. इंडस वैली आर्किटेक्चर विच वाज डेवलप्ड इन सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. देन मौर्यन आर्किटेक्चर जो मौर्य एज में जन्मा. देन पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर. देन गुप्त एज आर्किटेक्चर, मिडिवल आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर. तो हर एक एज में आर्किटेक्चर का अपना रोल रहा है, लेकिन हर एक एज में एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया, किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्लाइमेक्स अचीव हुआ. जैसे कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलते हैं तो वहाँ पर टाउन प्लानिंग और पब्लिक यूटिलिटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप की जाती थी. तो टाउन प्लानिंग वहाँ की जो है क्लाइमेक्स मानी जाती है. फिर अगर मैं मौर्य एज की बात करती हूँ तो प्रिडोमिनेटली जो आर्किटेक्चर है मौर्य पीरियड का वो बुद्धिस्ट है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने डेवलप किए स्तूप एंड पिलर्स. तो वहाँ पे स्तूप एंड पिलर्स का क्लाइमेक्स देखने को मिलता है. देन व्हेन आई कम टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड तो वहाँ पर केव्स डेवलप होना स्टार्ट हुई. रॉक कट केव्स का डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन कल्चर के अंदर. देन गुप्त आर्किटेक्चर की जगह मैं बात करूँ गुप्त एज की, तो गुप्त एज के अंदर केव्स और टेम्पल ये दोनों अपने क्लाइमेक्स पे थे. उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है टेम्पल आर्किटेक्चर. तो इस लेक्चर के अंदर हम इतना पार्ट देखेंगे इंडस वैली, मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्त पीरियड, और गुप्त पीरियड में भी टिल केव आर्किटेक्चर तक. टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस मिडिवल आर्किटेक्चर जहाँ पे कमिंग ऑफ इस्लाम हो जाता है. मुस्लिम्स के आने के बाद इंडिया में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, तो वो, और फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर जो ब्रिटिश के आने के बाद जिसमें चेंजेस आए. तो ये जो 3 पार्ट है ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन द पार्ट 2. नाउ वी विल स्टार्ट विद इंडस वैली आर्किटेक्चर. इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है. इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर. तो इंडस रिवर के बैंक्स पर जन्मी ये सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड की, ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन रही है, क्योंकि यहाँ पर टाउन प्लानिंग इतनी हाईली डेवलप्ड थी. अब देखिए जो अर्लीस्ट रिमेन्स है इंडियन आर्किटेक्चर के वो मिलते हैं हड़प्पा मोहनजोदारो. हड़प्पा मोहनजोदारो जो सिटीज़ है पाकिस्तान में है अभी. रोपड़, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर, ये सारी सिटीज़ जो है यहाँ पर हमको एक्सकेवेशंस देखने को मिलते हैं. और जो भी आर्किटेक्चर है ये इंडस वैली आर्किटेक्चर ये प्योरली इंडिजियस है, क्योंकि इस समय कोई फॉरेनर्स आए नहीं थे तो कोई इन्फ्लुएंस है नहीं. लॉट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी डन हुई है इस पर्टिकुलर एरिया में. सिविलाइजेशन के जो क्लाइमेक्स चीज़ें हैं वो है सिटी प्लानिंग, सैनिटरी सिस्टम्स, हाइजीन पर इतना ध्यान दिया जाता था, सैनिटेशन और हाइजीन पर, कि स्पेशली सैनिटेशन के लिए और हाइजीन के लिए सिस्टम बनाए गए थे. पब्लिक यूटिलिटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप थी, पब्लिक बाथ डेवलप्ड थे, और इस तरीके से जो है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन इसीलिए मानी जाती है. तो ये मैप पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ द जोग्राफिकल पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है. नाउ सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं टाउन प्लानिंग. तो टाउन प्लानिंग जो थी उसकी आप ये प्लान देखिए. ये टाउन प्लानिंग का प्लान है, इसे ग्रिडियन पैटर्न कहते हैं. तो ये ग्रिड्स के फॉर्म में इस तरीके का पैटर्न बनाया जाता था और उसके बाद शहर बसाया जाता था. द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स बाय द वे ऑफ स्ट्रीमलाइंड रोड्स. शहर को ब्लॉक्स में बांटा जाता था स्ट्रीमलाइंड रोड्स का यूज़ करके. टाउन जो है उसका डिवीजन किया जाता था पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस में, दोनों अपने आप में अलग अलग होती थी. पब्लिक स्पेस इन द सिटी वर डिजाइन टू बी ऑन द हायर ग्राउंड और प्राइवेट स्पेस वर मीन टू बी ऑन द लोकेटेड ऑन द लोअर ग्राउंड. ताकि जब भी कैलामिटीज़ का टाइम हो, फ्लड्स वगैरह का टाइम हो, तो सारी पब्लिक जो है वो पब्लिक स्पेस के ऊपर इकट्ठी हो सकती है, इसलिए उनको हायर ग्राउंड्स पे बनाया जाता था. बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ की जाती थी. रोड्स जो थे देवर वाइड एंड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, मतलब परपेंडिकुलर रोड्स बने होते थे. देन सिटी ड्रेन्स वर लेड आउट विद द ग्रेट स्किल्स एंड द कॉर्बेल्ड आर्क एंड बाथ्स वर कंस्ट्रक्टेड विद नॉलेज एंड स्किल. तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड स्किल इस टाइम में लोगों में डेवलप थी. सिटीज़ जो थे वो वॉल के अंदर होती थी, वॉल्ड होती थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. और विद द फ्रेगमेंट्री रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय दिस पीपल इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू नो इनफ अबाउट द आर्किटेक्चर स्किल एंड टेस्ट ऑफ द पीपल. हालांकि हम पूरी तरीके से उस स्किल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम इनके एक्सकेवेशंस को देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, आर्किटेक्चरली स्किल्स जो है वो बहुत हाईली डेवलप थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में. ये सिविलाइजेशन इट वाज अहेड ऑफ टाइम, ऐसा कहा जाता है, अपने आप में समय से बहुत आगे की सिविलाइजेशन है.
तो इंडस वैली के हाउस जो हैं वो बैक्ड क्ले से स्टोन वुड का यूज़ करके बने होते थे. हाउसेज वेरीड अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड एफ्लुएंस ऑफ द रेसिडेंट, मतलब अगर हायर क्लास का पर्सन है तो उसका हाउस जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा. इस तरीके के क्लास डिफरेंसेस इंडस वैली के हाउसेज में पाए गए हैं. Thus, the wealthier and the more affluent people resided in bigger as large houses. The average house had a living room, space, cooking and toilet and an area of bathing. तो हर एक घर के अंदर अपना एक सेपरेट टॉयलेट होता था. Now we can understand even modern India के अंदर we don't find a toilet in every house, but this happened in the Indus Valley civilization. इसलिए हम कहते हैं कि this civilization was ahead of its time. Now and sewage system which disposed of the waste. Sewage system बहुत अच्छे से डेवलप था. The houses also have accessible terraces and service लेन्स. तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक्सेसिबल टेरेसेस दिखाई देंगे और सर्विस लेन्स जो है वो बहुत प्रॉपरली लेड आउट की जाती थी. सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम बहुत हाईली डेवलप्ड था. ये इस सिविलाइजेशन का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है. ऑल द हाउसेज वर कनेक्टेड टू द सेंट्रल सीवर. सारे हाउसेज सेंट्रल सीवर से कनेक्टेड है. आप इंडिया में आज देखेंगे रूरल सेक्टर में ही नहीं अर्बन सेक्टर में भी इतना अच्छा सीवेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की एक्सकेवेशंस में हमें मिला है. द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड वेल्स, टैंक्स एंड अदर वाटर स्टोरेज थिंग्स. तो वाटर स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे से सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखे थे. और जो मेन एरिया होता था रनिंग वाटर जो होता था वहाँ से सेंट्रल एरिया से रेसिडेंस के ऊपर सप्लाई किया जाता था. तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि पानी लेने के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता था. तो हम इसी बेस पे ये सब कहते हैं कि दिस सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन. फिर आप देखिए ग्रेट बाथ जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो. ये ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में से मिला है और ऐसा माना जाता है कि ये कोई पब्लिक बाथ रहा होगा. तो हाइजीन और सैनिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहा इस समय पे. हो सकता है कि कोई रिचुअल्स फॉलो किए जाते हों, इस वजह से ऐसा एक पब्लिक बाथ बनाया गया जहाँ पर सब लोग आकर जो है एक साथ बाथ ले सकते हैं. और कुछ रिसर्चर्स का ऐसा भी कहना है कि वहाँ पर कुछ पुलिस सिस्टम्स भी डेवलप्ड थे. तो इस चीज़ों को देखकर ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में. देन वी सी इरीगेशन सिस्टम, ग्रैनरीज एंड वेयर हाउसेज. तो इरीगेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप था. मेजॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी. आज हम अर्बन की डेफिनेशन को इस तरीके से लेते हैं कि जहाँ जो 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन है वो जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है. दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय सेंसस ऑफ इंडिया. तो इस तरीके की डेफिनेशंस को हम बिट कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि कंप्लीट डेवलपमेंट था. घर वगैरह बहुत अच्छे से बने हुए थे, रोड अच्छे से लेड आउट थे, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत प्रॉपरली और बहुत ही अच्छे लेवल पे बने हुए थे. उसके बावजूद सिविलाइजेशन का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था. तो आज के पर्सपेक्टिव में ये अपने आप में कॉन्ट्रास्ट है. अ मेजर थ्रस्ट ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल वर्क वॉज डेवलपिंग अ सक्सेसफुल इरीगेशन सिस्टम. सक्सेसफुल इरीगेशन सिस्टम था. ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक इमेजिनेशन है बेस्ड ऑन द एक्सकेवेशन. उसके आधार पर ये पेंटिंग बनाई गई है. अ नंबर ऑफ स्टोर हाउसेज एंड वेयर हाउसेज आर फाउंड विच वर यूज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. तो ट्रेड एंड कॉमर्स कितना डेवलप था कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि दूर दराज के देशों में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए स्टोर हाउस एंड वेयर हाउसेज सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता था. तो ये जो वेयर हाउसेज है ये जो यहाँ पर फोटो में दिख रहा है ये लोथल के अंदर है गुजरात में. बिल्डिंग ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर कुड हैव बीन टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड गुड्स फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स इतना ज़्यादा डेवलप ना हो, शायद ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसी नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया हो. बट जो भी चीज़ हो हमें मानना ही पड़ेगा कि टेक्निकली ये जो है बहुत ही स्किल्ड और नॉलेजेस सिविलाइजेशन रही है. लोथल गुजरात के अंदर ये जो डॉकयार्ड है दिस इज ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ मेरीटाइम आर्किटेक्चर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले मेरीटाइम आर्किटेक्चर का इतना खूबसूरत काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मानते नहीं हैं कि ये डॉकयार्ड के फॉर्म में यूज़ किया जाता होगा. मे बी ये कोई लार्ज टैंक रहा होगा या फिर वाटर का रिजर्वायर रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है. बट हाँ टेक्नोलॉजिकली दिस इज़ वेरी डेवलप्ड थिंग्स. और ये एक्सकेवेशन मिला है साबरमती नदी के पास में जो कि अब अपना कोर्स चेंज कर चुकी है. तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को देखते हैं, ये वाला जो डॉकयार्ड का फोटो है ये समर में इस तरीके का होता है और रेनी सीजन में जब वहाँ पे पानी भर जाता है तो ऐसा दिखाई देता है. तो दिस यू कैन से इट शोज अ थॉरो स्टडी ऑफ टाइड्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता होगा क्योंकि ये लोकेशन इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि टाइड्स से उसकी प्रोटेक्शन हो. हाइड्रोलिक्स जो है उनकी स्टडी होती होगी एंड द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन दी ब्रिक्स. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डॉकयार्ड बनाया गया. और
इतने साल पहले, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई ये कहे कि बोट्स वर डॉक्ड एट दी सम डॉकयार्ड, तो ये अपने आप में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट रहा है. Now, the inlet channel of 1.7 meter above the bottom level of 4.26 meter deep tank allowed excess water to escape. तो कितनी अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया गया था कि अगर कोई एक्सेस पानी इस डॉकयार्ड के अंदर आ जाता था तो उसके लिए चैनल्स बनाए गए थे जो वहाँ से एस्केप कर जाते थे. जो शिप होते थे अपना कार्गो अनलोड करते थे, उसके बाद गेट ओपन होते थे और शिप जो है वो अरेबियन सी की तरफ लौट जाते थे. तो इस तरीके से दूर दराज तक जो है ट्रेड डेवलप्ड था एंड दिस डॉकयार्ड वाज यूज्ड फॉर दैट, ऐसा एक अनुमान है. तो ये भी एक चीज़ है कि सिल्टेशन ऑफ टैंक एक होती है चीज़, इरोजन हो जाते हैं बैंक्स के, तो ये सारी जो नेचुरल प्रोसेसेस है जिसकी वजह से डैमेजेस होते हैं, इनको रोकने के लिए भी वहाँ पर इंतज़ाम था. काफ़ी डिस्टेंसेस पर बनाए जाते थे ताकि सिल्टेशन और इरोजन्स को रोका जा सके. तो दिस इज़ द वे हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड डॉकयार्ड जो था लोथल के ऊपर. और इस तरीके से हमने इंडस वैली के सारे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स को देखा. नाउ वी विल सी मौर्यन आर्किटेक्चर. इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई और एक्चुअली इतिहास इस बात को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया कि जब कोई वॉर नहीं हुआ तो फिर ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई. और उसके बाद जब मौर्य पीरियड स्टार्ट होता है उसके बीच में आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है और इस आर्किटेक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जो मौर्य पीरियड है उसके बीच का जो समय है उस समय शायद पेरिशेबल आइटम से आर्किटेक्चर डेवलप किया गया हो, इस वजह से वो आर्किटेक्चर हमें कभी मिला नहीं या खत्म हो गया. तो इसलिए मौर्य पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस वैली के बाद सीधा हम मौर्य आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं. द मौर्यन एम्पायर विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर टू रूल ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इसीलिए हम इसे फर्स्ट एम्पायर मानते हैं क्योंकि इंडस वैली की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फर्स्ट एम्पायर मानते हैं. इसके अंदर दो आर्ट जो है वो स्पेशली डेवलप होते थे. एक कहलाती है कोर्ट आर्ट. कोर्ट आर्ट के अंदर पिलर्स और स्तूप बनाए जाते थे. कोर्ट आर्ट का मतलब होता है जो कि रूलर्स जो हैं, रॉयल्टी जो होती है उनकी मदद से बनाई जाती है. और पॉपुलर आर्ट जो होती है उसमें केव्स, स्कल्पचर और पॉटरी जैसी चीज़ें बनाई जाती थी. और पॉपुलर आर्ट का ये मतलब होता है कि जो कॉमन मैन है या फिर जो कोई बड़े सेठ है नगर के अंदर वो इसको डेवलप करते हैं. राजा का इसमें रोल नहीं होता है. जहाँ पर रॉयल्टी इन्वॉल्व होती है उसे कोर्ट आर्ट कहते हैं और जहाँ कॉमन मैन इन्वॉल्व होता है उसमें उसे पॉपुलर आर्ट कहते हैं. अशोका ब्रॉट ट्रांजिशन फ्रॉम वुड टू स्टोन. पहले वुड्स के मास्टरपीसेस बनते होंगे इस पीरियड के अंदर, लेकिन फिर जब अशोक का एम्पायर आता है तो अशोक हैज स्टार्टेड बिल्डिंग द मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन. और स्टोन के मास्टरपीसेस और स्कल्पचर्स अशोक के टाइम से हमें देखने को मिलते हैं. मौर्यन आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन जो है वो है उनके पिलर्स. और सम्राट अशोक जो हैं उन्होंने पेट्रोनाइज किया हुआ था श्रमण ट्रेडिशन को. तो यही सारी चीज़ें जो हैं इन पिलर्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं. और एक ईरान के अंदर एक एम्पायर हुआ आर्केमेनियन एम्पायर. उस एम्पायर में भी पिलर्स बनाए जाते थे. तो मौर्यन पिलर और आर्केमेनियन पिलर्स में क्या डिफरेंट होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं. जो मौर्य के पिलर होते हैं वो मोनोलिथिक होते हैं एंड दे आर इरेक्टेड इंडिपेंडेंटली, जबकि जो आर्केमेनियन जो पिलर्स होते हैं वो पीसेस में बनाए जाते हैं. मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही स्टोन से बनाए जाते हैं. आर्केमेनियन जो है वो अलग अलग पीसेस को मिला के बनाए जाते हैं और जनरली किसी बिल्डिंग के पास पाए जाते थे. जबकि जो मौर्य पिलर है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं. मतलब आप जैसे देखिए ये वैशाली का पिलर है तो ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी बिल्डिंग के साथ ही लगा हुआ हो. तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. Stone pillars were erected all over the Mauryan Empire with inscriptions engraved on it. ये इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगी. तो वो पिलर क्यों इरेक्ट किया गया, उससे किस किंग का संबंध है, ये उस पिलर के ऊपर लिखा हुआ मिलता था. द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर वाज कार्व्ड विद द कैपिटल फिगर्स. जो पिलर का टॉप हिस्सा होता था इसमें आप देखिए इसके ऊपर एक फिगर स्कल्प्ट किया जाता था, इसको कैपिटल फिगर कहा जाता है. और इसके अंदर लायन, बुल, एलिफेंट जैसे फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं. नाउ समटाइम्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दे आस्क सच क्वेश्चंस लाइक ये जो कैपिटल फिगर है इसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं. तो जो एनिमल यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उनके नाम हमें अच्छे से पता होना चाहिए. देन कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे बसारा बखीरा एक जगह है, देन लौरिया नंदनगढ़, इन सब के अंदर जो है मौर्यन पिलर्स मिले हैं. रामपुर एक है, दिस इज़ कॉल्ड बुल कैपिटल ऑफ रामपुर. ये जो है ये अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है. देन संकासा करके एक जगह है, वहाँ पर ये एलिफेंट जो है ये कैपिटल फिगर में देखने को मिलता है. देन सारनाथ एंड वैशाली, तो वैशाली के अंदर ये सिंगल लायन जो है इसका आपको पिलर देखने को मिलता है, ये कैपिटल फिगर में है. वी विल सी वन बाय वन ऑल ऑफ देम. तो ये जो पिलर्स बनाए जाते थे इनका सबसे
पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या होता था, तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ये होता था कि टू सिंबलाइज द स्टेट्स पावर बाय बीइंग मैसिव। तो इतने मैसिव होते थे कि इससे ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि स्टेट कितनी पावरफुल है। फिर जब भी राजा कोई विक्ट्री प्राप्त करते थे तो टू उसको कमेमोरेट करने के लिए पिलर्स बनाए जाते थे। देन बुद्धिज़्म के और मॉरल आइडियाज़ के प्रमोशन के लिए भी पिलर्स बनाए जाते थे। तो इस तरीके के ये 3 डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं पिलर्स को बनाने के पीछे। फिर इनके फीचर्स की बात करें तो एक तो चीज़ हमने देखी कि मोनोलिथिक होते हैं, हाईली पॉलिश्ड होते हैं, बेल शेप्ड कैपिटल यूज़ किया गया है ड्यू टू पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा है, इसकी वजह से बेल शेप्ड कैपिटल ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसे बेल शेप्ड कहते हैं। मेड ऑफ चुनार सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन से बने होते थे। और अब 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक है सारनाथ का पिलर ये जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है, इसके अंदर की 4 लायन है, 3 सामने की साइड और 1 पीछे की साइड। और दूसरा एक है वैशाली का कैपिटल फिगर ये वाला जिसमें एक सिंगल लायन है। तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर डिज़ाइन की बात करें तो पिलर का डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि सबसे ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है इसे फिनियल कहा जाता है, फिनियल। देन इसके जिसके ऊपर ये बेस पे टिका होता है फिनियल उसे एबाकस कहते हैं। कैपिटल फिगर के ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बेल होता है, तो ये जो एक खुला हुआ कमल है इसे बेल कहा जाता है, बेल शेप्ड। तो इस तरीके से ये दोनों में आप देखिए ओपन लोटस जो है आपको वो दिखाई देगा, इसी का सेम यहाँ पर एबाकस को देखिए इसके ऊपर। तो ये जो एबाकस है सारनाथ के फिगर के अंदर ये सर्कुलर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर है। और जो वैशाली है इसके अंदर ये स्क्वायर एबाकस है। तो एबाकस के शेप में डिफरेंसेस हैं। लायन यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 4 लायन है। फिर एक और चीज़ है, ये जो एबाकस है सर्कुलर, इसके ऊपर एनग्रेव्ड आपको कुछ और फिगर्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर लायन, हॉर्स और एलिफेंट के फिगर्स हैं। और इसका जो एबाकस है ये एकदम प्लेन है, इसके ऊपर कोई एनग्रेविंग्स नहीं है। फिर ये जो है वैशाली वाला ये इरेक्ट किया गया था कलिंग मसाकर होने के बाद, और ये सिंबलाइज करता है बुद्ध का लास्ट सरमन। और इसलिए इस लायन का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अगर यहाँ पर हम देखें इसके अंदर तो ये सिंबलाइज करता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब बुद्ध का फर्स्ट सरमन। दिस इज एक्चुअली अडॉप्टेड बाय इंडिया एज अ नेशनल एम्बलम। तो बाकी जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक शाफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, फिनियल, एबाकस, ये सारा स्ट्रक्चर का तरीका एकदम सेम है। नाउ हम मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो पिलर्स देखते हैं उनके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पिलर्स है। एक है बुल कैपिटल एट रामपुरा, तो ये है बुल कैपिटल ऑफ रामपुरा। इसमें आप देखिए ये जो एबाकस है इसका भी एबाकस सर्कुलर है, इस तरीके से ओपन लोटस, इन्वर्टेड ओपन लोटस है, और ऊपर ये बुल का फिगर दिया हुआ है। इसका जो एबाकस है इसके ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरती से ये फ्लोरल आर्ट जो है यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। ये जो है ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस है। ग्रीक जो लोग होते थे वो इस तरीके से फ्लोरल पिक्चर्स को एनग्रेव करते थे। वहाँ हमने देखा था यहाँ पर एनिमल्स हैं इसके एबाकस पे, जो सारनाथ वाला फिगर है, लेकिन जो बुल कैपिटल है उसके ऊपर एनिमल्स नहीं है, उसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलता है। ये अभी राष्ट्रपति भवन पर रखा गया है। और एक संकासा हमने देखा था, उसके अंदर एलिफेंट जो है वो बेसिस है कैपिटल का। देन ये जो बुल है इसका नाम है जेबू हम्प्ड बुल, ये हम्प्ड बुल है, ये यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर रॉक कट एलिफेंट, धौली के अंदर एक रॉक कट एलिफेंट है, ये भी मौर्य आर्किटेक्चर का पिलर है। धौली हिल जो है इट इज प्रिज्यूम टू बी द एरिया वेयर कलिंग वॉर वॉज फॉट, वो जगह जहाँ पर कलिंग वॉर हुआ था। यहाँ पर ये रॉक्स को काट के एक एलिफेंट बनाया गया है। दिस इज द अर्लीस्ट स्कल्पचर ऑफ ओडिशा विद एलिफेंट फेसिंग ईस्ट, तो एलिफेंट का जो फेस है वो ईस्ट में है। इस तरीके से ये जो एलिफेंट है ये सिम्बोलाइज करता है बुद्ध को एज ई एंटर्ड इन हिज मदर्स वॉम्ब। तो अगर हम हीनयान सेक्ट को देखते हैं तो बुद्ध को सिंबलाइज करने के लिए अलग अलग फिगर्स यूज किए जाते हैं, और एलिफेंट भी उसमें एक फिगर है। जब बुद्ध अपनी मदर के वॉम्ब में एंटर करते हैं तो उसको एलिफेंट से सिंबलाइज किया जाता है। तो दिस इज द वे पिलर्स इज ओवर। नाउ विल सी स्तूपा। तो स्तूप क्या चीज़ होते हैं? अ मॉन्ड लाइक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर कंटेनिंग रेलिक्स। जो मॉन्क्स होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके वहाँ पर रेलिक्स रखे जाते हैं। दैट इज़ यूज एज अ प्लेस फॉर मेडिटेशन, और फिर उसके आगे मेडिटेशन परफॉर्म किया जाता है। तो जो बुद्धों के मॉन्क्स और नन्स होते हैं उनके बोन्स और एशेस इन जो स्तूप है इनके अंदर मिलते हैं। द स्तूपर्स वर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एंड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मौर्यन एज। तो इसके पहले भी स्तूप होते थे, तो सिर्फ मौर्यन एज में स्तूप स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं है, वैदिक पीरियड में भी थे,
मौर्यन पीरियड में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरली डिज़ाइन किए जाने लगे। अशोक ने सबसे ज़्यादा स्तूप बनाए और उसके कुछ एग्जाम्पल है, राजस्थान में बैरत करके जगह है वहाँ पर, सांची है मध्य प्रदेश में, और बिहार में है सारनाथ। ये 3 स्तूप बहुत फेमस स्तूप है अशोक के। ये देखिए सांची का स्तूप जो है इसके अंदर बुद्ध के रिलिक्स हैं, तो इसीलिए इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सांची स्तूप। देन धमेक स्तूप इन सारनाथ, जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। उसके बाद ये अमरावती स्तूप, ये काफ़ी सारा रूइन हो चुका है और ऐसा माना जाता है कि अशोक द्वारा बनाया गया है। इसके ऊपर कोई श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें एक चीज़ है कि मार्बल यहाँ पर यूज़ किया गया है, ब्रिक्स यूज़ नहीं किए गए, ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर ये बैरत का स्तूप है, ये भी पूरा रूइंस के फॉर्म में ही देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। फिर सांची स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्ध के रिलिक्स है यहाँ पर। इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं। लोअर बेस के ऊपर बना हुआ जो है स्तूप है ये, और इट वॉज बिल्ट विद ब्रिक्स। अशोक के टाइम पे ब्रिक्स से बना था, बाद में इसको स्टोन का कवरेज दिया गया। एक ह्यूज होमिस्फेरिकल डोम है और ऐसे यहाँ पर 4 गेटवे हैं, 4 ऑर्नामेंटल गेटवेज। ये जो दिखाई दे रहा है स्पेशली ये इसका गेटवे है। ऐसे 4 ऑर्नामेंटल गेटवेज जो हैं फेसिंग इन द 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, ये यहाँ पर बनाए गए हैं और ये बुद्ध के अलग अलग इवेंट्स जो हैं लाइफ से जुड़ी हुई उनको सिंबलाइज करते हैं। एंड द जाटकास, इन एनिमेट फिगर्स लाइक दैट ऑफ अ ट्री आर यूज्ड हियर टू सिंबलाइज लॉर्ड बुद्धा। यहाँ पर बुद्ध की कोई स्टैच्यू नहीं है, कुछ फिगर्स का यूज़ किया गया है जो बुद्ध को सिंबलाइज करते हैं। प्रेजेंट हेमिस्फीयर एडिफाइस इज डबल इन डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट बाय अशोका। तो इस हेमिस्फीयर को जो है आगे बढ़ाया गया बाद में, तो पहले ये छोटा था और इसको बाद में डबल कर दिया गया। वेरियस डिजाइंस एंड मोटिव्स आर कार्व्ड ऑन द रेलिंग्स एंड द गेट्स ऑफ दिस स्तूपा। इस स्तूप के गेट के ऊपर काफ़ी सारी खूबसूरत जो है कार्विंग्स देखने को मिलती है। बालूस्ट्रेड सराउंडिंग द स्तूपा एंड गेटवेज वर एडेड इन द फर्स्ट सेंचुरी बाय सतवाहन रूलर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, सतवाहन रूलर ने इसके अंदर ये सारा जो है गेटवे जो है ऐड किए हैं। तो अशोक के टाइम पे छोटा सा स्ट्रक्चर था, उसकी साइज बाद में डबल हो गई। नाउ ये जो स्तूप है इसके अंदर कुछ फंडामेंटल फीचर्स पाए जाते हैं और ये ऑलमोस्ट सारे स्तूप में सेम ही होते हैं। तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं अंडा, तो ये जो हेमिस्फीरियल है इसी को अंडा कहा जाता है, हेमिस्फीरियल माउंड को। फिर उसके ऊपर ये हर्मिका होती है। हर्मिका एक स्क्वायर की रेलिंग होती है विच इज़ एक्चुअली सराउंडेड द माउंट ऑफ डर्ट, मार्किंग इट एज अ सेक्रेट बरियल साइट। तो इसे एक सेक्रेट बरियल साइट के फॉर्म में मार्क किया जाता है हर्मिका। ऐसी एक इसे हम कह सकते हैं छत के रूप में, ये एक स्क्वायर का शेप है। फिर उसके ऊपर हर्मिका के ऊपर छत्र होते हैं, ऐसे 3 छत्र यहाँ पर लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गेटवे होता है इसके ऊपर तोरण लगे होते हैं, इनको तोरण कहा जाता है। फिर यहाँ पे जो ये प्रदक्षिणा देने के लिए जगह होती है इसे मेडी कहा जाता है। सर्कुलर जो है ये टेरेस होता है मेडी। फिर उसके बाद एनक्लोजर जो होता है वॉल्स के अंदर किया जाता है, तो इस तरीके से वॉल्स, फिर उसके ऊपर मेडी और मेडी के अंदर जो हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हर्मिका, हर्मिका के ऊपर 3 छत्र और आगे एक गेटवे जिसके अंदर की तोरण लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ मौर्यन आर्किटेक्चर के अंदर कुछ केव्स भी काफ़ी बनी हैं। तो सबसे पहले जो मौर्य किंग होते थे वो कुछ पर्टिकुलर सेक्ट्स को पेट्रोनाइज करते थे और उनके संतों के रुकने के लिए इस तरह की केव बनाई जाती थी। तो बुद्ध मॉन्क्स के लिए भी और जैन मॉन्क्स के लिए भी। तो एक आजीविका सेक्ट था, आजीविका सेक्ट के लिए विहार केव्स बनाई गई थी बाराबर हिल्स में, जिन्हें कि लोमस ऋषि केव कहा जाता है। गया के पास में बिहार के अंदर ये केव्स हैं और इन केव्स को सतगर्व केव्स कहा जाता है। सतगर्व का मतलब होता है मेड ऑफ 7 हाउसेस। तो ये जो 4 केव्स हैं ये बाराबर में हैं और ऐसी 3 केव्स जो हैं वो नागार्जुन हिल्स, इसी के पास में नागार्जुनी हिल्स है, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आजीविका जो सेक्ट है ये जैनिज्म का सेक्ट था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें पेट्रोनाइज किया था। इनके संत लोग यहाँ पर रुकते थे और विहार का अर्थ यही होता है कि जहाँ पर मॉन्क्स के स्टे करने की जगह होती है वो विहार केव कहलाती हैं और चैत्य केव वो होती है जहाँ पर वॉरशिप किया जाता है, मेडिटेशन किए जाते हैं। सेमी सर्कुलर चैत्य यहाँ पे देखने को मिलता है। आर्टिस्टिक गेटवे हैं और पॉलिशिंग है अंदर की तरफ बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से, और ये जो केव हैं महाभारत में एक नाम आता है गोरखगिरी, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो केव्स हैं ये महाभारत के अंदर भी मेंशन की गई हैं। और इंडिया की रॉक कट आर्किटेक्चर में सबसे पुरानी केव्स मानी जाती हैं ये बाराबर हिल्स, लोमस ऋषि केव जिन्हें कहा जाता है। पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरल आर्ट वहाँ पर डेवलप होती थी।
स्ट्रक्चरल आर्ट का मतलब होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, जैसे कि गेटवे, रेलिंग, फैकेट, इनके पार्ट के रूप में, मतलब ये जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करते थे इनके ऊपर कुछ न कुछ स्ट्रक्चर नया डिज़ाइन किया जाता था, उसी को स्ट्रक्चरल आर्ट कहा जाता है। और नैरेटिव के फॉर्म में सीन्स को डिस्क्राइब करते थे, माइथोलॉजी जो है उनके सीन्स को डिस्क्राइब किया जाता था। देन इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ पॉपुलर आर्ट। हमने मौर्य पीरियड में देखा ज़्यादातर जो आर्ट थी वो रॉयल फॉर्म में थी, वो कोर्ट आर्ट थी, सम्राट के द्वारा डेवलप की जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो आर्ट है वो पॉपुलर आर्ट ज़्यादा हमको देखने को मिलती थी। ओवरवेलमिंगली रिलीजियस इन नेचर एंड प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे जितनी भी आर्ट आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, वो रिलीजियस आर्ट होगी और उसके अंदर भी बुद्धिज्म का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जो केव्स हैं वो विहार केव्स भी होंगी और चैत्य केव्स भी होंगी। इसके पहले मौर्य पीरियड में ज़्यादातर विहार केव्स होती थी। आप यहाँ पर देखिए, हमने ये बाराबर हिल्स केव्स देखी थी, ये विहार केव थी। उस पीरियड में मैक्सिमम विहार केव बनाई जाती थी। और पोस्ट मॉडर्न एज में हमें चैत्य केव भी देखने को मिलती है। जैसे कि अजंता की गुफाएं हैं, तो अजंता केव्स के अंदर आपको 29 केव्स देखने को मिलती हैं, उनमें 4 चैत्य केव्स हैं और 25 जो है वो विहार केव्स हैं। अजंता केव्स महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोटाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। गुप्त आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है और हीनयान पीरियड से ये स्टार्ट होती है। बाद में महायान पीरियड की भी केव्स आपको अजंता के अंदर देखने को मिलती है। सतवाहन डायनास्टी सेकेंड टू फर्स्ट सेंचुरी सीई से स्टार्ट होती है, वहाँ पर अजंता केव्स का बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे इसमें फिर वकाटक डायनास्टी ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वकाटक किंग हरिसेन ने यहाँ पर काफ़ी सारा काम करवाया और गुप्त एम्परर्स ने भी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। महायान हीनयान दोनों प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है जिसे स्टेटस दिया गया था 1983 में। इसका ओरिजिनल नाम पता नहीं है, लेकिन एक नेबरिंग विलेज के नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया, जिसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है अजिंता। एक ब्रिटिश ऑफिसर हुए 1819 में, जॉन स्मिथ, उन्होंने डिस्कवरी किया इन केव्स की। हंटिंग करते हुए उनको ये केव्स मिली थी और लोकल लोग ऑलरेडी जानते थे कि यहाँ पर केव्स हैं, लेकिन ऑल इंडिया इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी इससे पहले। और जो हम केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्त पीरियड की बात करते हैं, ब्यूटीफुल केव पेंटिंग्स, वो अजंता की केव्स में होस्टेड हैं। हमने पहले जब पेंटिंग्स कवर किया था और स्कल्पचर कवर किया था, वहाँ पर हमने अजंता केव्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स को ऑलरेडी कवर किया है। ये है अजंता के पद्मपानी और ये एक चैत्य है, हीनयान चैत्य है। यहाँ पर बुद्ध की स्टैच्यू देखने को नहीं मिलती है। और ये महायान का चैत्य है जिसमें बुद्ध की स्टैच्यू बनाई गई है। इस तरीके से इसके अंदर 29 केव्स जो है वो होस्टेड है अजंता के अंदर। नाउ वी विल सी कार्ले केव्स। कार्ले केव्स जो है ये एक कॉम्प्लेक्स है एंशिएंट बुद्धिस्ट इंडियन रॉक कट केव्स का, जो कि लोनावला महाराष्ट्र के पास में स्थित है। तो कार्ले जो चैत्य है इसके अंदर एक ग्रांड चैत्य से कहा जाता है और ये इंडिया में जितने भी बुद्ध चैत्य हैं उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द चैत्य, इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ऐसा एक बड़ा पिलर्ड चैत्य हॉल यहाँ पर बना हुआ है और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लार्जेस्ट चैत्य ग्रह है इंडिया का। ओनली 2 केव्स हैव सच लायन पिलर्स। यहाँ पर जो ये पिलन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लायन है और ऐसे लायन पिलर्स इंडिया में सिर्फ 2 ही केव्स के अंदर है, एक है कार्ले में और दूसरे हैं कान्हेरी केव्स में, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। देन ये जो स्तूप है ये सिलेंड्रिकल डोप शेम का स्तूप है और ये जो इसकी एंट्रेंस है इसके ऊपर एलिफेंट्स बने हुए हैं और ये जो पिलर है इसका कैपिटल इस तरीके का है। इस फिगर में आपको इसका कैपिटल देखने को मिलता है इस पिलर के अंदर। तो ये जो कार्ले केव्स हैं ये सतवाहन रूलर के टाइम पे बनाई गई थी। देन नाउ वी विल सी नासिक विहार। ये विहार केव है, ये भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बनी है। ये हमने देखी थी कार्ले केव, ये चैत्य केव हैं। तो जो विहार केव हैं नासिक के अंदर, इनका नाम बुद्ध लेनी, पांडु लेनी और त्रिरश्मि लेनी, ऐसे कुछ अलग अलग इनके नाम हैं। ग्रुप ऑफ 24 केव्स कार्व्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी। दे आर सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ अर्ली एग्जाम्पल ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर एंड इनिशियली रिप्रेजेंटिंग हीनयान ट्रेडिशन, और बाद में महायान ट्रेडिशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द केव्स आर विहारास। उसमें एक ऐसी केव है जो चैत्य केव भी है। तो ये फैक्ट हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नासिक विहार के अंदर एक चैत्य केव भी है। एक यहाँ पर केव नंबर 18 बताई गई है, वो चैत्य केव है। द स्टाइल ऑफ सम ऑफ द इलेबरेट पिलर्स एंड कॉलम्स, इसके अंदर काफ़ी सारे इलेबरेट, सब जगह आपको इनफैक्ट ये इलेबरेट पिलर्स और कॉलम्स देखने को मिलेंगे। दिस केव्स आर कार्ड एंड डोनेटेड बाय द वेरियस किंग्स दैट रूल्ड नासिक, सतवाहन, नाहपन्नास एंड अभीर्स। ये 3 डायनास्टी इस एरिया को रूल करती थी और तीनों डायनास्टी ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। किसी केव के अंदर यहाँ पर जैन तीर्थंकर भी देखने को मिलते हैं इन नासिक विहार केव्स के अंदर।
पांडु लेनी भी इनका नाम है, लेकिन पांडु जो है मतलब पांडव जो है महाभारत के, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये पांडु एक्चुअली एक कलर का नाम होता है मराठी में, इसलिए इसको पांडु लेनी कहा जाता है। और लेनी मतलब मराठी के अंदर केव्स को लेनी कहते हैं, इसलिए इनको लेनी कहा गया। नाउ गुप्त एज का आर्किटेक्चर देखते हैं। अभी हमने मौर्य आर्किटेक्चर देखा, देन पोस्ट मौर्य आर्किटेक्चर देखा। नाउ वी विल गो फॉर द गुप्त एज। केव आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है और टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो अपनी क्लाइमेक्स पे देखने को मिलता है गुप्त पीरियड के अंदर। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में, जिसको अशोक ने बनाया था, उसको यहाँ पर कुछ कार्विंग्स उसके अंदर गुप्त पीरियड में ऐड की गई। तो इस तरीके से पुराने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी कुछ नया जो है वो एडिशन किया जाता था। द केव्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू सेक्ट्स आर फाउंड इन गुप्त एज। तो मैक्सिमम जो एज, इस एज की जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट और हिंदू केव्स आपको देखने को मिलेगी। अजंता एंड बाघ केव पेंटिंग्स डिनोट द बुद्धिस्ट आउटलाइन विच वॉज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। और गुप्त पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो इन दोनों केव्स में आपको देखने को मिलती है। 2010 प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त पेंटिंग्स एक तो अजंता केव्स में है और दूसरी कौन सी केव्स में है। तो उसके अंदर 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन एलोरा केव्स था, एक ऑप्शन बाघ केव्स था, एक एलिफेंटा केव ऑप्शन था और एक चौथा कोई दूसरा ऑप्शन था। तो इस तरीके से बाघ केव उसका आंसर था। तो ये 2 ही ऐसी केव है, अजंता और बाघ, जिनके अंदर गुप्त पीरियड की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। और फिर उदयगिरी भोपाल के अंदर कुछ केव्स हैं, वहां पर आपको हिंदुइज्म की केव्स देखने को मिलती हैं। ये जो फिगर यहाँ पे है उदयगिरी केव्स भोपाल का है। बाघ केव्स जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उदयगिरी केव्स जो हैं ऐसे 20 रॉक कट केव्स हैं, विदिशा जिले के अंदर हैं। दे कंटेन द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल्स एंड आइकोनोग्राफी इन इंडिया। एक्सक्लूसिवली हिंदू केव्स हैं। हिंदुइज्म के वैष्णविज्म, शक्तिज्म, शैविज्म तीनों सेक्ट के आइकॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ये नोटिसेबल है यहाँ पर विष्णु इन इज कार्नेचर इज द मैन बोरर वराह। वराह के रूप में जो विष्णु का इनकारनेशन है उसका यहाँ पर स्कल्पचर है इस उदयगिरी केव्स के अंदर। और इसको ऐसा कहते हैं कि गुप्त डायनेस्टी के टाइम पर ये स्कल्पचर जो है ये बनाया गया था। तो इस स्कल्पचर के अंदर आप देखिए एक ये फिगर चंद्रगुप्त 2 को सिग्निफाई करने के लिए बनाया गया। उसके बाद एक यहाँ पर फिगर बनाया गया गुप्त मिनिस्टर वीर सेन का, और एक और स्कल्पचर यहाँ पर तीसरा ये देखने को मिलता है। ये समुद्रगुप्त जो गुप्त एम्पायर के किंग हुए, इनका स्कल्पचर आपको इसी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो वराह वाला स्कल्पचर है ये बड़ा फेमस स्कल्पचर है उदयगिरी केव्स का। 20 केव्स के अंदर एक ऐसी केव है जो जैनिज्म को डेडिकेटेड है। बाकी 19 केव्स जो है उसमें एक्सक्लूसिवली हिंदुइज्म के ही आपको आइकॉन्स देखने को मिलेंगे। सम हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड दैट आयरन पिलर इन द कोर्टयार्ड ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली ओरिजिनली स्टूडेड एट उदयगिरी मध्य प्रदेश। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि जो कुतुब मीनार के अंदर आयरन पिलर है वो पहले उदयगिरी केव्स में था, उसको बाद में वहां शिफ्ट किया गया। नाउ वी विल सी बाघ केव्स। बाघ केव्स धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मध्य प्रदेश में। ये बाघ केव्स जो हैं ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। इनके अंदर म्यूरल पेंटिंग्स हैं। ये गुप्त पीरियड की पेंटिंग्स हैं, मैंने पहले बताया ये वाली म्यूरल पेंटिंग्स, इसका डिस्क्रिप्शन हमने पेंटिंग्स के टाइम पे एक बार देखा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, केव्स नेचुरल नहीं है, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, रॉक्स को काट कर बनाई गई हैं। और इसके अंदर जितनी भी केव्स हैं वो सारी विहार केव्स हैं, मतलब मॉन्क्स के रुकने के लिए बनाई जाती थी। एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केव है जिसका नाम है रंग महल। दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द 5 सर्वाइविंग केव्स। 5 सर्वाइविंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टोटल 9 थी पहले और 4 केव डिस्ट्रॉय हो गई, अब सिर्फ 5 केव देखने को मिलती है। उसके अंदर रंग महल नाम की एक केव है जिसे कि पैलेस ऑफ कलर कहा जाता है, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस केव है। दिस केव्स वर डग आउट बाय सतवाहन्स। सतवाहन रूलर ने बनाई थी, और जो केव पेंटिंग्स है वो गुप्त रूलर्स के द्वारा बनाई गई। तो इस तरीके से ये बाघ केव्स हैं। देन वी विल सी एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा आइलैंड के ऊपर, जिसे कि घारापुरी कहा जाता है, उसका मतलब होता है सिटी ऑफ केव्स। मुंबई के अंदर ये स्थित है, महाराष्ट्र में। ये यूनेस्को की हेरिटेज है। और इसके अंदर आपको शेवाइट केव्स देखने को मिलेगी। भगवान शिव के अलग अलग रूप इस केव्स में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ बुद्धिस्ट स्तूप माउंट्स भी इस केव के अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं। द कार्विंग्स नरेट हिंदू माइथोलॉजी। उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। एक है ये त्रिमूर्ति सदाशिव का स्कल्पचर, एक है नटराज का स्कल्पचर, ये वाला जो शिव डांस करते हैं वो वाला, और एक है योगेश्वर लॉर्ड ऑफ योगा बीइंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड। योगेश्वर जो है वो काफ़ी फेमस है, लॉर्ड ऑफ योगा ये।
योगेश्वर स्कल्पचर। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। जो एलिफेंटा का नेम है वो क्यों इस तरीके से आया, क्योंकि जो पोर्चुगीज जो कॉलोनियल मास्टर्स थे इंडिया में, when they found the elephant statue on it, they established a base here on this island and they named it Elephanta। तो ये जो आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, ये जीजा माता उद्यान में रखा गया है एलिफेंट का स्कल्पचर। अंग्रेजों ने इसे लंदन शिफ्ट करने की कोशिश की थी और इसलिए ये टूट गया था, और इसके बाद इसे यहाँ एलिफेंटा केव से निकालकर जीजा माता उद्यान में डाल दिया गया। Now, the earliest attempt to prevent this from further damage was started by British Indian officials. British Indian officials ने इन caves को बाद में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने ही इनको establish किया अच्छे से बाद में। According to Archaeological Survey of India and UNESCO, the site was settled in ancient times and the cave temples were built between 5th and 6th century. Actually, Elephanta caves के बनने से related काफ़ी सारे disputes हैं, इसलिए हम Archaeological Survey of India और UNESCO की बात को लेकर चलते हैं कि 5th और 6th century के बीच में ये जो caves हैं ये बनाई गई थी। तो यहाँ पर गुप्त एम्पायर के अंदर भी काफ़ी सारे इसमें कंट्रीब्यूशन दिए गए, और उसके बाद कुछ एक कालचुरी डायनास्टी आई है। कालचुरी डायनास्टी के किंग थे कृष्णराज, उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन इन केव्स को दिया है। नाउ हम गुप्त एज की सारी केव्स हमने देख ली। अब गुप्त एज में जो टेम्पल आर्किटेक्चर का क्लाइमेक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्ट 2 में। उसके पहले गुप्त एज के बाद भी कुछ रॉक कट केव्स थी इंडिया के अंदर, उन रॉक कट केव्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो जो रॉक कट केव्स है इंडिया में, उनमें आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म तीनों रिलीजन देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म में। देन सबसे पहली जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स मानी जाती है इंडिया की, वो है बाराबार केव्स, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, जो हमने अभी देखी थी। लोमस ऋषि केव उसके अंदर एक केव थी। Rock cut Hindu and Buddhist sculpture can be seen in these caves, many of which dates back to around 3rd century BC during the reign of Maurya Empire। तो मौर्य एम्पायर से शुरू होकर के अगर हम गुप्त एज तक जाते हैं तो हिंदू और बुद्धिज्म आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद के पीरियड में जैन बसदी, जैन केव बसदी भी आपको देखने को मिलती है। सम ऑफ द अदर अर्लीस्ट केव टेम्पल्स जो हैं उनके एग्जाम्पल है जो एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट हैं और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, तो उनके हम नाम देख लेते हैं। एक है भज केव्स, यहाँ पे जो ये फोटो दिया गया है भज केव्स का फोटो दिया गया है, 2nd सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी। फिर 1st सेंचुरी बीसी की है बेड़सा केव्स, ये बेड़सा केव्स सतवाहन डायनेस्टी द्वारा बनाई गई है। उसके बाद है कान्हेरी केव्स। कान्हेरी केव्स जो हैं ये सतवाहन और राष्ट्रकूट 2 डायनेस्टी ने बनाई हैं, और कान्हेरी केव भी मुंबई के अंदर है महाराष्ट्र में। और कान्हेरी केव के अंदर ये जो चैत्य है, ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ इमिटेशन ऑफ ग्रेट चैत्य एट कार्ले केव्स। तो इस तरीके से, और फिर अजंता केव्स वो भी एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट हैं। तो चारों केव्स भज, बेड़सा, कान्हेरी, अजंता चारों महाराष्ट्र में हैं और चारों एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट केव्स हैं। इसमें से एक अजंता केव्स जो है वो गुप्त एज में बनाई गई थी। नाउ उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स इन द खुर्दा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, और ये भुवनेश्वर सिटी के पास में है केव्स। इन केव्स का एक और नाम है कुमारी पर्वत। कुमारी पर्वत नाम यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया गया है, जिस इंस्क्रिप्शन का नाम है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। They have a number of finely and ornated carved caves built during 2nd century BC, और ये सारी एक्सक्लूसिवली जैन केव्स हैं। किंग खारवेल ने बनवाई थी जैन संतों के रहने के लिए, इसलिए इन्हें भी विहार केव्स कहा जाता है। उदयगिरी जो शब्द है इसका मतलब है सनराइज हिल, और इसके अंदर 18 केव है, और जो खंडगिरी है उसके अंदर 15 केव है। तो ये 2 अलग अलग हिल्स हैं और इसके अंदर केव सारी स्टैब्लिश की गई है। इनको लेन भी कहा जाता है। इंस्क्रिप्शंस के अंदर इनका जब जिक्र आता है तो वहाँ पे लेन शब्द का यूज़ किया गया है। नाउ यहाँ पे कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है उसके नाम है रानी गुम्फा, रानी गुम्फा इन विच डबल स्टोरीड मोनास्ट्री सिचुएटेड। ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये रानी गुम्फा का पिक्चर है। देन इंपॉर्टेंट केव्स इंक्लूड हाथी गुम्फा, हर एक केव के बाहर जनरली आपको इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुम्फा, मानकापुरी गुम्फा, बाघ गुम्फा एंड सर्प गुम्फा, ऐसी अलग अलग केव्स के नाम हैं जो कि इन्हीं उदयगिरी और खंडगिरी के अंदर सिचुएटेड है। नाउ वी विल सी एलोरा केव्स। एलोरा केव्स औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ही है, अजंता से अराउंड 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये भी रॉक कट केव्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिफरेंट है अजंता से, वो ये है कि अजंता से बुद्धिस्ट केव्स हैं, एलोरा के अंदर बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन तीनों रिलीजन देखने को मिलते हैं, और ये इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि उस पीरियड में रिलीजन्स के अंदर आपस में कितनी हारमोनी थी। कैलाश टेम्पल अजंता का बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है। इट इज़ अ मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू शिवा।
The Kailash temple excavation features the god, goddess, mythology found in Vaishnavism, Shaktism. सारे सेक्ट जो हैं हिंदुइज्म के, उनके आपको यहाँ पे गॉड गॉडेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो पैनल्स हैं वो रामायण और महाभारत को समराइज करती हुई आपको दिखाई देगी इस कैलाश टेम्पल के अंदर. देर आर ओवर 100 केव्स एट दिस साइट, जो कि सारी पब्लिकली ओपन नहीं है अभी देखने के लिए, लेकिन ऐसी 100 केव्स हैं अराउंड एलोरा के अराउंड. दे ऑल एक्सकेवेटेड फ्रॉम बेसाल्ट क्लिफ्स, बेसाल्ट रॉक से बनाई गई हैं, और जो हिल है उसका नाम है चरण नांद्री हिल, जिसके अंदर ये सिचुएटेड है. इसमें जितनी भी केव्स हैं उनमें लगभग 12 बुद्धिस्ट केव हैं, 17 हिंदू केव हैं और 5 जैन केव हैं, और ये इतनी केव पब्लिक के लिए ओपन है. एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जितनी भी इसमें हिंदू केव्स हैं वो सब बनाई गई राष्ट्रकूट डायनास्टी के टाइम पे, बौद्ध केव्स भी बनाई गई राष्ट्रकूट डायनास्टी के टाइम पे, और जितनी भी जैन केव्स है एलोरा के अंदर वो सब यादव डायनास्टी ने बनाई थी. Now the caves served as the monasteries, temples and a rest stop for the pilgrims. Obviously ये विहार caves टाइप हैं, तो इसके अंदर मंदिर भी हैं और जो पिलग्रिम्स होते थे उनके लिए रेस्ट स्टॉप्स भी हैं. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेक्कन रीजन को साउथ एशियन ट्रेड रूट से भी यही केव कनेक्ट करती हैं. तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट में भी एलोरा केव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ये पोस्ट गुप्त पीरियड के अंदर बनाई गई थी. नाउ पोस्ट गुप्त पीरियड की एक और इंपॉर्टेंट केव है बदामी केव्स. बदामी केव्स जो हैं ये कर्नाटक के अंदर हैं. बदामी केव टेम्पल बदामी चालुक्य डायनास्टी ने बनाई, और इसमें बदामी चालुक्य आर्किटेक्चर के आइकॉन्स देखने को मिलते हैं. 5th to 8th सेंचुरी के अंदर ये बनाई गई थी. द मॉन्यूमेंट्स आर हाईली डेकोरेटेड विथ फाइनली एचड स्कल्पचर, एलाबोरेटेड पिलर्स, कार्व्ड सीलिंग पैनल्स एंड ऑर्नेट ब्रैकेट्स. और ये जो बदामी केव्स हैं इनके अंदर 3 स्कल्पचर बहुत ज़्यादा फेमस है. एक तो ये नटराज का स्कल्पचर जो केव 1 में है, फिर केव 2 के अंदर त्रिविक्रम नाम का स्कल्पचर है, ये विष्णु एज वराह रेस्क्यूइंग अर्थ, देन त्रिविक्रम स्टेपिंग विष्णु एंड वमन अवतार लीजेंड एंड एंशिएंट इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कार्व्ड बिलो. तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें यहाँ पर इस केव 2 में आपको देखने को मिलती हैं. इसे त्रिविक्रम केव कहा जाता है. देन जो 3rd केव है उसके अंदर लॉर्ड विष्णु का स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा. ये जो विष्णु है वो एक शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ पर एक कपल का भी स्कल्पचर है, ये भी बहुत फेमस है. तो इस तरीके से जो बदामी केव्स हैं ये कर्नाटक के अंदर सिचुएटेड है. वी हैव फिनिश्ड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर. In the second lecture, we will start with the second part, that is temple architecture, medieval architecture and modern architecture. Thank you very much for watching these lectures. Please keep on watching and commenting.